नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा जारी उस विज्ञप्ति के संबंध में चर्चा करेंगे जो कि पुलिस विभाग में होने वाले विभिन्न पदों पे सीधी भर्ती से संबंधित है। उसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी में जो होते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर भर्ती होनी है, तो उसी से संबंधित यह विज्ञप्ति है। तो मैंने सोचा कि क्यों न इस वीडियो को आप लोगों को शेयर किया जाए और ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ग्रेजुएट हैं और पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक यह सुनहरा अवसर है। तो मैं एक बार पूरी विज्ञप्ति पढ़कर आप लोगों को सुना देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का ये है और इसमें लिखा हुआ है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21। ठीक है, और जो कुछ इसमें है सब कुछ वही चीज़ें हैं। हाँ, वेतनमान इसमें दिया हुआ है। ठीक है, वेतनमान दिया हुआ है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200। ठीक है, ग्रेड पे 4200 है इसमें कुल। और जो कितने पद हैं कुल 9,027, 484 एवं 23, अर्थात कुल 9,534 रिक्त पद हैं। ठीक है, तो एक बार मैं टोटल जो है आपको चर्चा कर देता हूं कि कितने पद जो है उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण। तो इसमें जो है सबसे पहले अनारक्षित श्रेणी के कुल कितने पद हैं? 3613 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के कितने? 902 पद हैं। ओबीसी के कितने हैं? 2437 पद हैं। अनुसूचित जाति के कितने हैं? 1895। अनुसूचित जनजाति के कितने हैं? 180। तो कुल 9,027 पद हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो है सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का जो परसेंटेज इन्होंने निर्धारित किया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%, तो 180 पद होगा इनके लिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, तो 451 पद होगा। महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण है, तो 1805 पद इनको मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें और जो इन्होंने शासनादेश, विभिन्न प्रकार के जो शासनादेश हैं उनका हवाला दिया। इसी प्रकार से प्लाटून कमांडर पीएसी में जो कुल पदों की संख्या है 194 पद हैं अनारक्षित जनरल के। ईडब्ल्यूएस के हैं 48 पद, ओबीसी के हैं 131 पद, अनुसूचित जाति के हैं 101 पद, अनुसूचित जनजाति के हैं 10 पद, कुल 484 पद हैं। इसमें भी जो है आपका हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%, तो 10 पद हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, 24 पद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अग्निशमन अधिकारी में जो पद हैं उसमें जनरल के लिए 10 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 6 पद, अनुसूचित जाति के लिए 5 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पद, तो कुल 23 पद हैं यहाँ पे। ठीक, और इसमें भी जो वही परसेंटेज है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। ठीक है, 2% मतलब 0 पद आ रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, 1 पद आ रहा है। ठीक है, इसमें और दिया हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, जो उन्होंने ऊपर दिया उसको इन्होंने लिखा, तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों। मतलब इसमें इनका कहना है कि हम जो स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, उनको 2% का आरक्षण देंगे, क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को 5% का देंगे और महिलाओं को हम 20% का क्षैतिज आरक्षण देंगे। यहाँ पे इन्होंने अपने जो है कोर्ट के जो विभिन्न प्रकार के आए हैं या ठीक है शासनादेश, उसके संबंध में इन्होंने लिखा, उससे हमारा कोई बहुत मतलब नहीं है। फिर है प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो हर भर्तियों में लिखा होता है। ठीक, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रमाणीकृत अंकों के श्रेष्ठाक्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता के आधार पर किया जाएगा, और जिस प्रकार से सभी भर्तियों में किया जाता। ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होगा? अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना होगा। यहाँ पे 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि कितनी है?
30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक। ठीक, आवेदन शुल्क जो है कितना होगा, तो आवेदन शुल्क जो है 400 रुपया। आवेदन शुल्क कितना निर्धारित किया गया है, 4, सभी अभ्यर्थियों के लिए है यहाँ पे 400 रुपये। अर्हता क्या है, सभी भर्तियों में होता है, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी या जो भारत में स्थायी निवास के अपराध से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो, भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अपराध से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। ठीक है, तो ये सब जो है कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं उसके विषय में इन्होंने दिया है। एक टिप्पणी भी इन्होंने लिखा है, ऐसे अभ्यर्थियों को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, तो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए, उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। ठीक है, अब किस पद के लिए क्या शैक्षिक अर्हता है देख लिया जाए, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त। अग्निशमन द्वितीय के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि, ठीक है, या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि। मतलब अग्निशमन अधिकारी के लिए आपको बीएससी होना चाहिए और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर के लिए जो है आपका सामान्य रूप से ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें उन्होंने टिप्पणी दिया है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यहाँ पे जो अपीयरिंग वाले हैं वो लोग पात्र नहीं होंगे। इसके बाद दिया है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी अर्हताएं क्या है, ठीक है, तो अधिमानी अर्हताओं का इसमें लिखा कोई अंक नहीं है, इसका कोई वरीयता दिया जा सकता है लेकिन कोई अंक नहीं है। और दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तुत 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, एक होता है डोएक, ठीक है, DOESCC या नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, जरूरी नहीं है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो या NCC भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु के लिए उन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी ने 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूरी न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के पश्चात न हुआ हो। ठीक है, और जो OBC SC उनके लिए जो आयु में जो छूट का प्रावधान होता है उसी प्रकार से वो किया जाएगा। चरित्र तो ठीक है, सबका चरित्र उत्तम ही होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति में इन्होंने दिया, सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसे महिला पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसे महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, तो ये सब जो विशेष कारण होते हैं आप उसको देख लीजिएगा। शारीरिक स्वास्थ्यता में क्या होता है, आप किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि के उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, मतलब आपका सर्वांगीण डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दस्तापूर्व पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा, इन्होंने दिया है। ठीक है, इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, भर्ती की प्रक्रिया जो है इनकी उत्तर प्रदेश, यह चयन जो है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली जो भी है सप्तम के उसमें है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा इसकी होगी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा, देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली। ठीक है, सप्तम जो भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा। सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे, आप सामान्य हिंदी के 100 अंक का पेपर देना होगा। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान,
100 अंकों का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण 100 अंकों का होगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंकों का होगा। यह आपका इन्होंने पैटर्न दे दिया है कि क्या क्या प्रश्न आएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो 2 घंटों की होगी, ठीक है, 2 घंटों की होगी, मतलब 120 मिनट में इतने जो है आपको करने होंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे अभी हो सकता है आगे बताया जा रहा हो। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को या एक से अधिक पालियों में या अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। ठीक है, एक मेथड होता है, उसके द्वारा वो जो है सभी पे जो है पालियों का नॉर्मल उसमें कर लेते हैं, प्रसामान्यीकरण कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और यहाँ इन्होंने दिया है, सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35%, यहाँ पे है प्रत्येक पार्ट में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। न्यूनतम 35% आपको अंक प्राप्त करना होगा, ओवरऑल 50%, यह इन्होंने कट ऑफ निर्धारित कर दिया है। ठीक है, उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहाँ कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा, अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषयों में कुल 50% नहीं होंगे उनको जो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी ये दिया हुआ है। हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है, आप देख लीजिएगा संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा क्या है। ठीक है, तो शारीरिक जो परीक्षा है इसमें आप देख लीजिए, आपकी जो ऊंचाई है, ठीक है, सामान्य वर्ग ओबीसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इतना उनको छूट दिया गया है। सीना जो है, चेस्ट जो है, सामान्य ओबीसी या एससी के लिए जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव हर भर्ती में देखा जाता है, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर का सीना आपका होना चाहिए। एसटी के लिए 77 और 82 का रखा गया। ठीक है, इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ नियम, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए जो है सामान्य ओबीसी एससी के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई कितनी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी के लिए जो है एसटी के लिए यहाँ पे अनुसूचित जन 147 होनी चाहिए। 5 किलोग्राम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे इनको छूट मिली है। और अब जो न्यूनतम वजन है आपका 40 किलोग्राम होना ही चाहिए, महिलाओं के लिए है। ठीक है, और इसने पूरा अपना मानक दे दिया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए, ठीक है, अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अकार्य प्रकृति होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को, अब यहाँ पे देख लीजिए, पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़, ठीक है, 28 मिनट में, तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और महिलाओं को 2.4 16 मिनट में पूरी करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उसका जो है उन्होंने बताया मानक कि किस प्रकार से किया जाएगा। लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथा समय अधिसूचित की जाएगी। लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट, आप नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है, pbpb.gov.in पर उपलब्ध होगा, जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से जो है अंतिम श्रेष्ठता सूची बनेगी तो उसको देख लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तुत 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम में अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संस्तुत सहित
चिकित्सा परीक्षा है चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची के विषय में पहले से ले कोई भी परीक्षा सूची नहीं तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो प्रस्तर 3.3 में दिए गए अधिमान्य अर्हता के क्रम के अनुसार कोई अधिमान्य अर्हता रखते हों। 1 से अधिक अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमान्य अर्हता का लाभ होगा। जो एनसीसी डोएक वो सर्टिफिकेट ठीक है, इस सब जो उन्होंने ऊपर दिया हुआ है। अगर उपर्युक्त होते हुए भी यदि 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हैं तो अधिक आय वाले को वरीयता दी जाएगी। यदि उपरलिखित के बावजूद भी 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तब अल्फाबेटिकल किया जाएगा। इसके बाद जो है चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। आरक्षण और जो है छूट कितना दिया जाएगा, ठीक है, तो देख लीजिए। अनुसूचित जात में जो है, ठीक है, अनुसूचित जात के लिए 21% का आरक्षण है, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक, अनुसूचित जनजात में 2% आरक्षण है और 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, 5% की छूट दी जाएगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% का आरक्षण है और आज भी तक इन्हें जो है उम्र में छूट नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके लिए जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब आपने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ 10% दिया है तब उन्हें आय में भी छूट प्रदान कीजिए। और हॉरिजॉन्टल या जो क्षैतिज आरक्षण है वो भी मैंने ऊपर बताया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, महिलाओं के लिए 20%। तो इसमें जो है भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, आप ये सब और सभी जो सब नियम हैं आप उनको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ इन्होंने अपना दिया है कि किस प्रकार से क्या हमारा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है आपका देख लीजिएगा कि जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे वह कब से कब तक का होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक बार आप इसको देख लीजिएगा और फिर भी कोई समस्या होगी तो आप मुझसे अवश्य पूछिएगा। एक बार सब कुछ इन्होंने इसमें दे दिया है क्या क्या इनको चाहिए। अभी वही हम लोगों ने जो ऊपर चर्चा किया है वही सब इसमें है। वेबसाइट एक बार आप पुनः जो है इसको देख लीजिए। ठीक है, pbpb.gov.in पर उपलब्ध रहेगा सब कुछ यहाँ पे। ठीक, एक देख लीजिए सब कुछ इन्होंने दिया, किस प्रकार से हमें फॉर्म भरना है, किस प्रकार से पेमेंट करना है। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ अभ्यर्थी अपने रंगीन फोटो हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवश्यक होनी चाहिए, मतलब सीने तक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, नामांकन के लिए 6 महीने के भीतर का हो, कंधा साफ दिखना चाहिए। ठीक, ये सब इन्होंने पूरा दे दिया है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अनापत्ति प्रमाण, अगर आप किसी सेवा में हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेना होगा। ठीक है, सारे नियम इन्होंने दे दिया है, अंतिम रूप से दे दिए हैं कि बोर्ड का जो है अंतिम होगा। आप फिर से भी देख लीजिए जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य हिंदी 100 अंक, संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यहाँ पे 100 अंक, अमानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक, कुल 400 अंक का आपका है। सिलेबस देखिए सबका दिया हुआ है। सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा इन्होंने पूरा दे दिया है। ठीक है, इसमें मूलभूत संविधान सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा सब कुछ इन्होंने दे दिया है। इसके बाद ठीक है, मूलभूत में क्या दिया पूछा जाएगा, संविधान में क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण में देख लीजिएगा, रीजनिंग सब आएगी। ठीक है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा में मानसिक अभिरुचि परीक्षा पूछी जाएगी, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। तो आप जो है एक बार अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार कर लें। आप अपनी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें और 1 अप्रैल से जो विज्ञापन 1 अप्रैल को जारी कर विज्ञापन तो विज्ञप्ति जारी की गई है और अंतिम रूप से विज्ञापन 1 अप्रैल को आएगा और 1 अप्रैल से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मुझे जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई मैंने कहा ऐसे लोगों के लिए मैं इस वीडियो को जरूर बनाऊं जो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, देश की सेवा में अपना योगदान करना चाहते हैं। ठीक है, युवा हैं
168 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 79 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना ही चाहिए। तो मित्रों, वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।